हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। ये वीडियो आपका कोल इंडिया का जो इंटरव्यू है और उसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम होगा कि कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है और इसका जो मेन प्रोडक्ट है या ये जो इसका मेन बिजनेस है वो है कोल प्रोडक्शन। तो आइए, और ये जो कोल इंडिया है ये वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन करती है। और ये इंडिया का भी मोर देन 80% जो कोल प्रोडक्शन है वो सिर्फ कोल इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत एक कोल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कोल इंडिया की जो हिस्ट्री है, सबसे पहले जैसे आपको मालूम हो कि कोल जो माइंस होती थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में होती थी। तो फिर उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कोल माइंस का नेशनलाइजेशन का प्लान लेकर आई। तो सबसे पहले कोकिंग कोल्स की जो माइंस थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया और वो किया गया 1 मई 1972 को, जिसके बाद BCCL जो कि अभी भी है, जो कि धनबाद में, झारखंड में, वो एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद नॉन कोकिंग कोल्स की जो माइंस थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया 31 जनवरी 1973 को। और उसके बाद एक PSU एग्जिस्टेंस में आई 1 मई 1973 को। इस PSU को नाम दिया गया CMAL, जिसको कि कहा गया कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड। और फिर इन दोनों कोकिंग और नॉन कोकिंग का मर्जर कर दिया गया और उसके बाद एक PSU बनी जिसको नवंबर 1975 में, जिसको कि नाम दिया गया CIL, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, इनके मर्जर से बनी। और इसका जो इनिशियल प्रोडक्शन था, कोल इंडिया का जो इनिशियल प्रोडक्शन था वो था 79 मिलियन टन कोयले का इसने शुरू में प्रोडक्शन किया था। और उस टाइम मैन पावर जो था वो 7 लाख के आसपास, यानी बहुत ज्यादा मैन पावर था। तो आप इसको देखेंगे कि कोल इंडिया की अब का प्रोडक्शन, अब का मैन पावर से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोल इंडिया ने इन इतने सालों में कोल इंडिया ने लगभग क्या अचीव किया है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कोल इंडिया का बोर्ड की, यानी कि जो बोर्ड रहता है उसमें CMD होता है, इसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं। तो कोल इंडिया के जो अभी के CMD हैं वो श्री प्रमोद अग्रवाल जी हैं और ये एक IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर पर्सनल हैं वो श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर टेक्निकल यानी DT जिसको बोलते हैं वो श्री विनय दयाल जी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर फिनेंस श्री संजीव सोनी जी हैं। डायरेक्टर मार्केटिंग श्री SN तिवारी जी हैं। इसके अलावा अगर हम कोल इंडिया में डिपार्टमेंट्स की बात करें कि कोल इंडिया में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो कोल इंडिया में डिपार्टमेंट में माइनिंग है, एक्सकवेशन है, E&M है, सिविल है, पर्सनल है, इसके अलावा फाइनेंस है, सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, इसके अलावा ENT है, लीगल है। तो ये सब डिपार्टमेंट कोल इंडिया के अंदर में है। तो अब इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो कोल इंडिया की 8 सब्सिडरीज हैं। ये 8 सब्सिडरी लगभग 8 स्टेट में कोल इंडिया ऑपरेट करता है। और जो इसकी 8 सब्सिडरीज हैं ये इंडिपेंडेंट, एक तरह से अलग अलग कंपनीज हैं जो कि मिनी रत्नास हैं। और इनका कोल इंडिया की बोर्ड की तरह अपना एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं। तो ECL जो है वो यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वो वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके नेक्स्ट है MCL, यानी कि ये उड़ीसा में है। फिर NCL है, ये सिंगरौली MP में है। फिर WCL है, नागपुर में है। SCCL छत्तीसगढ़ में है। CCL रांची झारखंड में है। फिर BCCL धनबाद झारखंड में है। सिंपड़ियल ये एक तरह से कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि ये कोई कोल प्रोडक्शन नहीं करती है, ये एक तरह से इन सब कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी कंपनी की तरह काम करती है और इसका हेडक्वार्टर रांची में है। इसके अलावा NEC जिसको कि डायरेक्टली, ये असम में है, इसको डायरेक्टली कोल इंडिया ही मैनेज करता है। कोल इंडिया कलकत्ता हेडक्वार्टर से इसको मैनेज करता है। तो इस पे अभी आपने देखा होगा, इस पे अभी थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है। इस पे थोड़ा सा आप न्यूज में अगर पढ़ रहे होंगे, न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो देहिंग पटकाई एक जो एरिया है आसाम में, जहां पे एक एलिफेंट रिजर्व है, वहां पे इस पे थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है। ये काफी न्यूज में है अभी NEC। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो कोल इंडिया का अभी का अगर मैन पावर देखा जाए, कोल इंडिया का अभी का मैन पावर है 2,72,445
जिसमें से कि एग्जीक्यूटिव, कोल इंडिया में दो तरह से डिवीजन है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है इवन लेवल यानी ऑफिसर ग्रेड से स्टार्ट होता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव में यानी फोरमैन, इलेक्ट्रिशियन, माइनिंग सरदार, इसके अलावा ओवरमैन, ये सब आते हैं। तो कोल इंडिया में लगभग 17,000 के आसपास एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके अलावा सब नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं। फिर अगर हम स्टैट्स की बात करें, यानी 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कोल इंडिया ने क्या अचीव किया, तो अगर हम उसको इनिशियल से और अब से कंपेयर करें तो कोल इंडिया ने 2018-19 में 606 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन किया। अब देखिए 79 मिलियन टन से कोल इंडिया 606 मिलियन टन तक पहुंचा है, और उसके उसके किसके बावजूद कि मैन पावर उस टाइम 7 लाख के आसपास था, और अभी मैन पावर घट के 2,72,000 के आसपास आ गया है। फिर इसके अलावा जो डिस्पैच किया कोयले का कोल इंडिया ने, वो किया है 608 मिलियन टन। और कोल इंडिया ने जो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पीएटी बोलते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में 17,462 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और कोल इंडिया की जो ग्रॉस सेल थी उस ईयर में 1,40,603 करोड़ की थी, और नेट सेल थी 92,896 करोड़ की। फिर अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कोल इंडिया है वो 8 सब्सिडरी, और इसके अलावा जो सब्सिडरीज हैं वो फर्दर डिवाइड हैं एरियाज में, और एरियाज में फर्दर है माइंस, जिसको प्रोजेक्ट या यूनिट बोलते हैं। तो 8 सब्सिडरीज में 83 माइनिंग एरियाज हैं, जिसमें कि 373 माइंस कोल इंडिया ऑपरेट करता है, और ये 8 स्टेट्स में इनको ऑपरेट करता है। और कोल इंडिया इन माइंस के अलावा और कोल इंडिया क्या क्या होल्ड करता है और किन किन चीज़ों को मैनेज करता है, तो कोल इंडिया के पास खुद के हॉस्पिटल्स हैं, खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं 27 के लगभग। इसके अलावा कोल इंडिया की खुद की वर्कशॉप्स हैं, कोल इंडिया के खुद के स्कूल्स हैं। इसके अलावा कोल इंडिया की वाशरीज हैं। ये वाशरीज क्या होती हैं? वाशरीज होती हैं जहाँ पे कोयले को वॉश किया जाता है। तो कोयले को वॉश क्यों किया जाता है? कोयले को वॉश इसलिए किया जाता है ताकि उसका एस कंटेंट को कम किया जा सकते के इंटरनेशनल नॉर्म जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के हैं उनको कंप्लाई किया जा सके, मतलब जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जा सके एस कंटेंट को हटा के, इसलिए वाशरीज यूज की जाती हैं। तो ये वाशरीज हैं कोल इंडिया में। इसके अलावा कोल इंडिया का एक अपना खुद का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको कि ISM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है 76 के आसपास कोल इंडिया के। तो इतना सब कोल इंडिया के पास आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास खुद के अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा HEMM यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स की बात की जाए तो कोल इंडिया के पास बहुत काफ़ी अमाउंट में HEMM खुद का है, मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल इंडिया के पास खुद का। फिर अगर हम कोल इंडिया के फ्यूचर टारगेट्स की बात की जाए कि कोल इंडिया फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है, तो देखिए कोल इंडिया ने 2018-19 में प्रोडक्शन किया है 606 मिलियन टन का। तो कोल इंडिया का जो 2025-26 तक टारगेट है वो 1 बिलियन टन कोल का प्रोडक्शन करने का टारगेट है, क्योंकि प्रोजेक्शंस ऐसी आ रही हैं कि उस टाइम तक हमें बहुत हैवी अमाउंट में कोयला चाहिए होगा। तो उसी तरह से कोल इंडिया का भी अपना खुद का टारगेट सेट है कि हमें 2025-26 तक यानी कि आने वाले 5-6 साल में हमको लगभग 400 मिलियन टन अपने कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फिर कोल इंडिया ERP इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत तैयारियां इसमें बहुत ज़्यादा कोल इंडिया ने कर रखी हैं कि हमको ERP इम्प्लीमेंट करना है। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक तरह से पेपरलेस होने की दिशा में एक कदम है, यानी सब चीज़ें ऑनलाइन हो, आपकी सैलरी स्लिप ऑनलाइन हो, आपका सब डाटा ऑनलाइन हो, उसके बाद स्टोर्स का डाटा ऑनलाइन हो, उसके बाद आपका हॉस्पिटल्स का डाटा ऑनलाइन हो। तो ये सब चीज़ें ERP इम्प्लीमेंटेशन कोल इंडिया का टारगेट है कि आने वाले 2 साल में इसको कंप्लीट कर लेना है सब्सिडरी में। इसके अलावा कोल इंडिया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कोल गैसिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, उस पे भी काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, कोयले को गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कोल इंडिया अचीव करना चाहता है। फिर अगर हम एक और बात करें, अगर कोल इंडिया है वो किस तरह का कोयला प्रोड्यूस करता है, तो कोल इंडिया मेनली 3 तरह का कोयला प्रोड्यूस करता है, कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल। इसका भी फर्दर सब डिवीजन है, जैसे कोकिंग कोल में स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 2, वाशरी ग्रेड 1, वाशरी ग्रेड 2, इस तरह से आता है। और नॉन कोकिंग में इसकी GCV वैल्यू पे इसका क्लासिफिकेशन है, 17 G1 से लेके G17 तक क्लासिफिकेशन है, जो कि ग्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू पे बेस्ड है।
तो जो कोकिंग कोल होता है मेनली स्टील प्लांट्स में यूज किया जाता है, और जो नॉन कोकिंग वो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो ये सब था कोल इंडिया के बारे में। तो ओवरऑल कोल इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी बहुत बड़ी यानी इंडिया की बहुत बड़ी एनर्जी एस्पिरेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसके ये इतना सब इस वीडियो में था। इसके अलावा अगर आपको कुछ और कोल इंडिया से रिलेटेड अगर जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।